Hi guys, Syal welcomes you. Again, today we'll be taking up a very important chapter that is partnership. ये 12th के सिलेबस में आता बेटा. एंड पार्टनरशिप 4 टाइप्स की होती है. फंडामेंटल्स पहला चैप्टर है, एडमिशन जब नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, देन रिटायरमेंट और डेथ, and then dissolution. So partnership constitutes long 4 chapters, but I'll try to concise them and make it interesting so that your MCQs of partnership can easily be done. Good luck to you. Partnership very interesting. Partnership होती क्या है? तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आप याद रखिए. Have a screenshot first. पार्टनरशिप में एक एक्ट है बेटे, याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932. 1932 में पार्टनरशिप एक्ट फोर्स में आया था. सेक्शन 4 डिफाइंस कि पार्टनरशिप होती क्या है. वैसे तो आप जानते हैं पार्टनरशिप क्या होती है. जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं इकट्ठे, उसे पार्टनरशिप कहते हैं. वेरी सिंपल. द सेम इज हियर. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits. Who have agreed, मतलब मोटिव तो बेटे प्रॉफिट्स ही शेयर करने का होता है. लॉस हो जाए वो भी शेयर करने ही पड़ते हैं. बट जो हमारा डेफिनेशन है सेक्शन 4 की 1932 की, वो कहता है कि प्रॉफिट शेयर करेंगे ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल. जैसे 4 पार्टनर्स हैं तो चारों पार्टनर्स बिजनेस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो ये हो सकता है कि 4 पार्टनर्स हैं, चारों ही बिजनेस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चारों काम कर रहे हैं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही काम कर रहे हैं और बाकी 2 स्लीपिंग पार्टनर्स हैं. तो जो काम कर रहे हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स के बिहाफ पे कर रहे हैं. तो इसका ये मतलब है कि जो काम पार्टनरशिप में है, लायबल चारों ही हैं हर चीज़ के. बट एट टाइम्स सम पीपल put money into the partnership and say we are not doing work, you do the work for ourselves. So या तो सारे काम कर रहे हो या any of them acting for all. क्या एक भी कर सकता है कि 4 की पार्टनर 5 बंदे पार्टनरशिप में, एक ही बंदा काम कर रहा है, बाकी सब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर जरूर कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट इज नोन एज पार्टनरशिप. अब इसमें पार्टनरशिप में 3 टेक्निकल टर्म्स आ जाती है. एक तो पार्टनर्स क्या है? पर्सन्स जो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं इंडिविजुअली, उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है. द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स. राम, श्याम, मोहन, तो इंडिविजुअली वो पार्टनर्स कहेंगे उस पार्टनरशिप. उसके बाद कलेक्टिवली उसे फर्म कह दिया जाता है. इंडिविजुअल बंदों को पार्टनर्स कहेंगे. ABC तीनों ने स्टार्ट किया तो ABC 3 पार्टनर हैं. लेकिन कलेक्टिव जो चीज़ वो काम हो रही है उसे फर्म कहा जाता है. एंड नेचुरली जब हम काम करते हैं तो उसका कोई नाम देते हैं, XYZ कंपनी. तो नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फर्म्स नेम. तो पार्टनर्स वो हुए जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, उन्हें पार्टनर्स कहेंगे. और जो कलेक्टिवली उन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं उसे फर्म कहेंगे, और फर्म को एक नाम दे दिया जाएगा, उसे फर्म्स नेम कहेंगे. XYZ कंपनी. करेक्टरिस्टिक्स. अब देखो हर चीज़ के नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, एक ही बात होती है. करेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, नेचर, फीचर्स. तो पार्टनरशिप में क्या क्या हो सकता है? वैसे तो अगर मैं जनरली भी आपसे पूछूं तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पता होंगी, तो याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको. फिर भी अब नंबर ऑफ पर्सन्स की बात है तो ये ज़रा एक टेक्निकल पॉइंट है कि कम से कम तो 2 पार्टनर. अकेला बंदा तो पार्टनरशिप हुआ नहीं, वो तो फिर सोल प्रोप्राइटर हो गया. तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने चाहिए. अब मैक्सिमम कितने हैं इसके बारे में ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा. सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 में एक एक्ट बना था बेटे हमारा, कंपनीज एक्ट. उसमें एक सेक्शन थी 464. उसमें कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर है 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. तो पहले तक डेफिनेशन 13 तक ऐसी चल रही थी कि एटलीस्ट 2 होंगे और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं. बैंकिंग में अलग फंडामेंटल था, बट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं.
फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटे मैक्सिमम नंबर के लिए 50 कर दिए, 50, लेकिन किस ईयर में किए? 2014 में, उसके बाद। और इसमें एक रूल था, जो रूल नंबर 10 14 में एक और अमेंडमेंट की गई 2014 में, उसमें वाइड रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, उन्होंने कहा 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये रिमेंबर कि कम से कम 2, 13 के हिसाब से 100 मैक्सिमम, लेकिन 14 की रूलिंग के हिसाब से 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब बात आई बेटे एग्रीमेंट की। तो पार्टनरशिप जब करते हैं हमें एग्रीमेंट करना चाहिए, लेकिन हमारा एक्ट कहता है कि ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। मतलब वो स्पेसिफाई नहीं करता कि दिस एग्रीमेंट शुड बी रिटन। तो एग्रीमेंट तो होता ही है, लेकिन ओरल, तो ओरल एग्रीमेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता। तो प्रेफरेबली हमें पहले लोग तो अपने बात पे ही विश्वास थे, उनकी बात ही ज़ुबान ही सब कुछ थी, लेकिन आजकल डिस्प्यूट ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड इज़ लाइक दैट। तो हम प्रेफर करेंगे कि रिटन हो, और वो रिटन जो डॉक्यूमेंट है उसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे, जो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन एग्रीमेंट के बारे में कहा जाए तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ओरल भी हो सकता है, रिटन भी, लेकिन प्रेफरेबली इट शुड बी रिटन सो दैट डिस्प्यूट सेटल तो हों कम से कम। तो ये याद रखिएगा कि ये रिटन भी हो सकता था, ओरल, लेकिन प्रेफरेबली ये रिटन ही होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस, हाँ नेचुरली बेटे, तो जब आप बिजनेस करेंगे इट शुड बी लॉफुल, इलीगल नहीं होना चाहिए। देयर आर लॉट मैनी थिंग्स जो कि इलीगल हैं, तो वो नहीं। पार्टनरशिप एक्ट कहता है आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी विद दैट मोटिव कि हम इलीगल बिजनेस, जैसे अब नॉर्कोटिक्स हैं या ड्रग्स हैं, आर्म्स हैं, तो ये सब इलीगल हैं, जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं बेचनी चाहिए। सो इट शुड बी लीगल बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग, अब बात ये है बेटे प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग के बाद क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो बिज़नेस का होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग होता है। ये अलग बात है कि लॉसेस भी हो जाते हैं बिजनेस में, वो भी पार्टनर्स को शेयर करने पड़ते हैं, तो वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली होता है, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग। और कभी कभी एक और नई इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पार्टनरशिप डीड जो हो उसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 4 पार्टनर हैं, 2 कह रहे हैं हम लॉसेस शेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट्स ही शेयर करेंगे, ऐसा भी रिटर्न हो सकता है। बट प्रॉफिट शेयरिंग इज द मोटिव बिहाइंड इट। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो मैंने बताया जैसे 4 पार्टनर्स हैं, 4 एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम बांट लिया, तो वो भी चलता है। लेकिन हो सकता है कि उनमें से 2 ही कर रहे हों और बाकी 2 स्लीपिंग पार्टनर्स हों। सो ये याद रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इट कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स। एजेंट्स क्या होते हैं बेटे? जो किसी बिजनेस के लिए काम करते हैं, और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मालिक। तो पार्टनर्स हैं वो मालिक भी हो सकते हैं एजेंट्स भी। क्लियर? तो वो काम करते हैं अपनी पार्टनरशिप के लिए, तो ये वो एजेंट्स हो गए, और वो उसके अल्टीमेट ओनर हैं, तो इसलिए वो प्रिंसिपल भी हो गए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम जब बिज़नेस करते हैं तो ये मत सोचिए कि हम कुछ फ्रॉड करके निकल जाएंगे तो बिज़नेस में लॉस हो गए, लोगों से पैसा लिया और खा गए तो हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है। जी नहीं, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब बिज़नेस पार्टनरशिप अगर लॉसेस में चलती है, लोगों का बहुत पैसा देना है, बैंक्स का या क्रेडिटर्स का, तो हमारे पर्सनल असेट्स भी वो ले जा सकते हैं। हमारे पर्सनल असेट्स भी, हमारा पर्सनल घर, गाड़ी, पर्सनल पैसा भी, सिर्फ पार्टनरशिप का नहीं कि मैंने पार्टनरशिप में 20 लाख लगाया, अभी लॉस हो गया, बस वो 20 लाख है। लेकिन अगर हमने बहुत सा पैसा लोगों का लिया है और हमने फ्रॉड किया या हमारी पार्टनरशिप में इतने लॉसेस हो चुके हैं, तो ये मत सोचिए कि वो 20 लाख तो गया ही गया, हमारी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी वो ले जाएंगे, गहने भी ले जाएंगे आपकी वाइफ के। तो ये याद रखिएगा कि liability of partners are unlimited. The personal assets of the partners जो होते हैं can be utilized for paying the firm's debt. उनके जो पर्सनल assets हैं उन्हें बेच के भी फर्म के डेट्स को ख़त्म करना पड़ता है। तो ये नहीं कि हमने 20 लाख लगाया या 40 लाख लगाया, लॉस हो गया जी, उतना ही लॉस है। नहीं, अगर हम कमिट किया है और हमें बहुत से लॉसेज हो गए तो इवन हमें अपने पर्सनल असेट्स भी उन्हें देने पड़ेंगे। तो while doing business we must be aware of this thing.
अब मैंने कहा था कि जो एग्रीमेंट है बेटे वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी, लेकिन प्रेफरेबली वो रिटन होना चाहिए। अब वो जब हम पूरे रूल्स रेगुलेशंस, पार्टनर्स की ड्यूटीज़, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, वो कितना कैपिटल लगाएंगे, कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये सब कुछ लिख के रख दें तो बहुत बेटर है, बिकॉज वी मस्ट राइट एवरीथिंग बिफोर, क्योंकि बाद में डिस्प्यूट हो जाए तो हमारे जो हम व्हेन वी डू द पार्टनरशिप हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं जो कि वकील होते हैं जिन्होंने पार्टनरशिप डीड्स लिखी होती हैं, तो उसमें हम सारे रूल्स रेगुलेशंस, कल की क्या क्या प्रॉब्लम आनी है वो भी लिख लेते हैं, ताकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स हम वो एग्रीमेंट निकालें और उस एग्रीमेंट के बेस पे अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करें। सो दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है बेटे, लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, डिफाइनिंग उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे एक्ट के हैं वो भी हमें फॉलो करने हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसमें हम सब कुछ लिख देते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ड्यूटी, राइट्स, पावर्स, कैसे पार्टनरशिप चलेगी, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, कैसे डिस्प्यूट्स हो गए तो उसको सेटल करेंगे। तो उसकी कुछ कंटेंट्स हैं कि भाई उस पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए। वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। नेम ऑफ द फर्म तो होना ही चाहिए बेटे, नाम देंगे, प्लेस कहाँ पे ये बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के भी एड्रेस, फर्म का भी एड्रेस, रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो कभी कभी रेशो होती है, जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया होता है वो कहता है मैं ज़्यादा शेयर लूँगा, तो इट इज़ रिटन इन द डॉक्यूमेंट। अगर ना लिखा हो तो वो इक्वली बांटने हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप में डीड में लिखी है तो हम उसी रेशो से बांटेंगे। क्लियर? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हाँ कितना कितना, अब कभी कभी है कि सारे बंदे इक्वल कैपिटल नहीं लगा सकते, कोई कम लगाएगा कोई ज़्यादा, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। क्योंकि बेटे बात यह है कि जो ज़्यादा कैपिटल लगाएगा तो उसे इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, और जो कम लगाएगा तो उससे कंपनसेट हो जाएगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ड्राइंग्स जो करते हैं उस पर भी जो ज़्यादा ड्राइंग्स करेगा उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो। सैलरी कितनी लेंगे, रेम्यूनरेशन कितनी लेंगे, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में हम पहले ही लिख देंगे। उसके बाद बेटे रूल्स फॉलोड इन केस ऑफ, हाँ अब जब पार्टनरशिप चल रही होती है तो कभी कभी हमें बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए, या किसी कोई बहुत बड़ा इंसान होता है जिसके बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हम उसको अपने पार्टनरशिप में एंटर कराते हैं, उसे एडमिशन कराते हैं कि आप भी हमारे पार्टनर बन जाए। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमें पार्टनरशिप में लिखने हैं कि भाई कैसे उसे एंटर कराया जाएगा, कंसेंट सबका होना चाहिए, फिर वो कितना पैसा लाएगा, कितना गुडविल का पैसा लेगा क्योंकि हमने इतने देर पहले काम किया हुआ है। फिर रिटायरमेंट भी बेटे, कभी कभी पार्टनर जब होता है कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, मैंने नहीं करना, तो वो रिटायरमेंट, तो फिर हम किस वे से उसका पार्टनरशिप का अमाउंट उसको वापस देंगे, उसने जो लगाया उसके प्रॉफिट्स या असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बिल्ड हो चुके हैं, 30-40 साल पार्टनरशिप चली हुई है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिख लेंगे। हाँ डेथ हो गई तो फिर कैसे उसके एग्जीक्यूटिव्स को पैसा दिया जाएगा, दैट हैज़ टू बी रिटन कि डिस्प्यूट ना हो। और फिर मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट, कि भाई कोर्ट में नहीं जाना, आर्बिट्रेटर बुला लेंगे, या जैसे 4 पार्टनर्स हैं वो जानते हैं कि ये बंदा रिटायर्ड जज बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल बायस डिसीजन नहीं देगा, तो कैसे अगर डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सेटल करना है। सो दिस इज़ अबाउट द फंडामेंटल रूल्स ऑफ पार्टनर। इसमें से भी काफ़ी MCQs आएंगे, बट इट्स अ बिग थिंग। पार्टनरशिप जो है ये बहुत बड़ी है, ये हम जस्ट कि पार्टनरशिप एक्ट है क्या, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, इट्स अ लॉन्ग थिंग। तो आप इतना रोज़ याद रखें, उसके बाद हम इन्हें 7-8 लेक्चर्स में कंक्लूड करेंगे। और ध्यान से पढ़ें, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, यू जस्ट गो थ्रू इट, एंड साथ साथ फिर हम इनके MCQs भी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।